कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी आज हम इसको कोशिश करेंगे साबित करें कि बर्नौलीज कैसे काम करता है हमारे आसपास। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बर्नौलीज क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं भाई। प्लास्टर, एक पानी जब फ्लो करता है किसी भी पाइप के थ्रू, तो हमने पाया था उसके पास तीन एनर्जीज होती है। क्योंकि वो फ्लो कर रहा है तो बहुत स्वाभाविक है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। बड़ा स्वाभाविक है काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी सर? अगर उसका एम मास ऑफ वाटर हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे इतना पानी कंसिडर कर रहे हैं जितना मैंने ये बना रखा वॉल्यूम में। सो इसकी अगर कुछ वेलोसिटी वी है, कुछ वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। हो सकता है पानी ग्राउंड से कुछ हाइट पर हो तो इस पानी की अपनी बोलो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जैसे कि एक पानी पहाड़ी पे है तो उसका ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा बोलो? mgh। प्रिंस यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है दो एनर्जी सबको स्वाभाविक है कि पानी के पास चलते हुए काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और किसी हाइट पर होने की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी एनर्जी का मैंने आपको जिक्र किया था कि भैया वो पानी अब उसके अंदर फ्लो कर रहा है तो किसी उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा। आप बताइए ना, पानी आपके घर में टंकी में चढ़ जाता है ऊपर की तरफ, तो बीच रास्ते से पानी जा रहा है पाइपों से, तो किसी ने उसके ऊपर वर्क डन किया है। तो वो जो वर्क डन होता है उसको वर्क डन ना बोल के यहाँ पर प्रेशर एनर्जी का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? प्रेशर एनर्जी। तो जो वर्क डन होता है ना फ्लूइड के ऊपर, उसको नाम दिया गया प्रेशर एनर्जी। तीसरी एनर्जी प्रेशर एनर्जी, यानी बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड। और वर्क डन कितना होता है मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी थी। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का लिखते हैं प्रेशर इंटू एरिया। और अगर तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए तो एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट को ही आप वॉल्यूम बोल सकते हो। तो ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया था वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया था वॉल्यूम। सो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है पी इंटू वी। तो मैंने कहा था कि एक फ्लूइड के पास किस कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड के पास, मान लो इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ वॉल्यूम है। मास इसका एम है, वॉल्यूम इसका वी है। इसके पास कितनी एनर्जीज होंगी बोलो? तीन एनर्जीज। कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी जो कि इसके ऊपर वर्क डन करा गया है, काइनेटिक एनर्जी, और बोलो क्या? पोटेंशियल। वर्क डन वाली वही वाली बात है बच्चों, जैसे कि मैं किसी चीज को यहां से ऊपर की तरफ फेंकूं तो उसके पास काइनेटिक या पोटेंशियल तभी तो आएगा जब इसके ऊपर कोई वर्क डन होगा। तो उसके ऊपर मैंने कुछ वर्क डन करा तो इसके पास कुछ काइनेटिक भी है, कुछ पोटेंशियल भी है। तो आप समझ जाइए कि एक फ्लूइड के पास तीन तरह की एनर्जीज मौजूद होती है। कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और आपको याद ऐसे करना है कि प्रेशर एनर्जी कितनी होती है भाई? इधर आशीष, अगर इसका वॉल्यूम वी है, इस पानी का वॉल्यूम बोलो कितना है? वी। क्योंकि हमें कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा ना, कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेशर एनर्जी। भाई मैं बहुत सारा पानी लूंगा तो ज्यादा प्रेशर एनर्जी होगी, थोड़ा पानी लूंगा तो कम प्रेशर एनर्जी होगी। तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट बताना पड़ता है कि इतने वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी। तो जितने भी वॉल्यूम की तुम प्रेशर एनर्जी जानना चाहते हो, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मुला होता है कि अगर इसका वॉल्यूम वी है तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मुला होगा पी इंटू वी। क्या होगा बोलो? कि यहाँ पर जो प्रेशर है पी इंटू में इसका जो वॉल्यूम है वी। अगर बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम लोगे तो प्रेशर एनर्जी ऑब्वियसली बात है ज्यादा हो जाएगी। अरे डैम में रखा हुआ पानी बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम होगा उसका, उसका प्रेशर भी बोलो क्या होगा? बहुत ज्यादा। छोटे से ग्लास में रखा हुआ पानी भी अपनी वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, बट उसका प्रेशर एनर्जी उतना ज्यादा नहीं है। सिंपल सी बात है क्योंकि वॉल्यूम कम है। सो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? प्रेशर एनर्जी होगा। तो एक सर्टेन वॉल्यूम वी का प्रेशर एनर्जी कितना होता है सब बच्चे बोलो? जितना पी इंटू में बोलो क्या होगा? वी। उसी का कुछ मास भी होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। उसी पानी का कुछ मास होगा, कुछ हाइट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। बर्नौलीज ने एक बहुत सिंपल सी बात ये कही थी कि जब भी पानी फ्लो करता है तो उसके पास ये तीन एनर्जीज होती हैं। और पानी एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाता है तो हो सकता है उसकी एनर्जीज में बदलाव आए। जैसे कि पानी बड़े क्रॉस सेक्शन से छोटे क्रॉस सेक्शन में दाखिल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी जब छोटे क्रॉस सेक्शन में जाता है तो आपको पता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो काइनेटिक बढ़ जाएगी। ज्यादा बड़ी हाइट पे गया तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन उनका ये मानना था, और ये कैलकुलेटिव है पूरा प्रॉपरली, कि पानी की किसी भी एनर्जी में कोई भी बदलाव आए, इन तीनों में से किसी भी एनर्जी में कोई भी बदलाव आए, लेकिन इन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या आएगा? सेम आएगा। उनका कहना था कि अगर एक सर्टेन पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी 100 है, काइनेटिक 60 है, पोटेंशियल 40 है, मतलब टोटल 200 है यहाँ पर, तो ये पानी कहीं भी चला जाए इसका टोटल एनर्जी हमेशा बोलो कितना रहेगा? 200। काइनेटिक बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फिर प्रेशर एनर्जी घट गया होगा, क्योंकि टोटल उसका हमेशा कितना बनना है बोलो? 200। तो वो कहते हैं कि कोई चीज बढ़ती है तो किसी दूसरे की कॉस्ट पे बढ़ती है, कोई चीज बढ़ती है तो किसी दूसरे की। मैंने इसको समझाने के लिए एग्जांपल भी दिया था। आप एक पानी से कुछ पानी एक पाइप से पानी निकल रहा है, आपने जैसे उस पाइप को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हो, क्या होता है बता चलो? उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। देखो ना, एक पानी को ऐसे रखो पहले, उससे कुछ स्पीड आ रही है पानी की, उस पाइप को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लो, शिवम इधर, उस पाइप को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लो तो आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी पानी की, तो काइनेटिक बोलो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो यही कहते हैं एक पानी के पास ये तीनों एनर्जीज हैं, और अगर इन तीनों में से किसी भी चीज में, किसी भी एनर्जी में अगर इंक्रीमेंट आएगा तो किसी दूसरी में क्या आ जाएगा बोलो? डिक्रीमेंट आ जाएगा। ओवरऑल कहना यह है कि तीनों एनर्जीज का सम हमेशा बोलो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? याद आ गया आप सब बच्चों को जो मैंने लास्ट क्लास बताया था? और जो नहीं आए थे उनको भी कुछ कुछ बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? बैंक है ना? सो फाइनल फाइनल बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन स्टार्ट करवानी है।
फाइनल बात ये बोल रहा हूँ बच्चों कि मेरे पास कुछ वॉल्यूम V है यहाँ पर, इतने ही वॉल्यूम V को मैं बाद में भी लेता हूँ। जैसे V वॉल्यूम मैंने यहाँ पर ले ली ना, इतना ही वॉल्यूम V मैं यहाँ पर भी लूंगा और फिर मैं देखूंगा इतने वॉल्यूम V के पास प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, फिर उतने ही वॉल्यूम V के पास वहां पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आएगा वो एक जैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हमें पता लगा बिल्कुल क्या आता है बोलो, सेम आता है। क्या आता है बोलो, टोटल सम सेम आता है। ये नहीं कह रहा कि जितनी काइनेटिक यहाँ पर है उतनी काइनेटिक वहां पर होगी, काइनेटिक अलग अलग हो सकती है, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल अलग अलग हो सकती है, बट तीनों का सम हमेशा बोलो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी बात को समझाने के लिए इक्वेशन भी फाइनली तैयार हुआ था। ड्राइव पार्ट पे नहीं जाऊंगा बच्चों, आपको पता है पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे अगर प्रेशर P1 है तो इतने वॉल्यूम V वाटर का बोलो प्रेशर एनर्जी कितना होगा, P1V, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh1, क्योंकि हाइट h1 है। कुछ बच्चे कहेंगे सर m और v पे कुछ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बच्चों जितना मास यहाँ पर लिया उतना मास वहां पर लूंगा पानी का, जितना वॉल्यूम यहाँ पर लिया उतने वॉल्यूम वहां पर लूंगा। क्यों भाई, अरे कंपैरिजन तभी तो होएगा, उतने ही पानी का तो कंपेयर करोगे ना, उतने पानी का इतने पानी का यहाँ पर प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल का सम, उतने ही पानी का वहां पर प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल का सम, तभी तो कंपैरिजन बराबर है। अब यहाँ ले लो 2 लीटर पानी के पास सब कुछ और वहां ले लो 5 लीटर पानी के पास, तो फिर कंपैरिजन सही नहीं है। तो वॉल्यूम मास पानी का बोलो दोनों जगह पे क्या लेना है, बोलो सेम लेना है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रेशर अलग होगा, उसका वेलोसिटी अलग होगा, उसका हाइट अलग होगा। वहां पहुंचे होंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर P2 हो गया होगा, तो प्रेशर एनर्जी उतनी ही वॉल्यूम की हो जाएगी P2 भी, काइनेटिक हो जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh2। लेकिन एक चीज मजे की ये है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन पे तीनों का सम और उस वाले क्रॉस सेक्शन पे तीनों का सम बोलो क्या है, सेम। इसका मतलब PV प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh बोलो थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द वाटर बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का बताओ, ठीक है, नहीं आया समझ में, क्लियर है? तो ये तीनों सम हमेशा सेम रहते हैं बच्चों। आप कहिए सर काइनेटिक बढ़ जाना चाहिए, वहां पर जाकर छोटा क्रॉस सेक्शन है, तो बच्चों कुछ घट गया होगा, यहाँ पर दिखाया भी था प्रेशर एनर्जी घट गई तो काइनेटिक और पोटेंशियल बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल हमेशा तीनों का इधर और उधर बोलो क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए अब एक और बात पे आते हैं, जल्दी से आइए, क्लास बोर्ड में प्लीज। ये तो मैंने आपको एक फॉर्म बताई, ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स इसकी बर्नौली की बनाई गई हैं, बहुत सारी फॉर्म्स क्या हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लास इधर भाई बातें नहीं करनी है आप लोगों को, बोर्ड पे देखना बस। ये भी मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था। मैंने कहा था कि मान लो कि चीज हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, तो इस जगह पर जो तीनों का सम होएगा और इस छोटे क्रॉस सेक्शन में तीनों का सम जो होएगा वो बोलो क्या मिलेगा आप लोगों को, सेम मिलेगा, क्योंकि फ्लो तो भैया आपको बोला है कि पानी के फ्लो के दौरान तीनों एनर्जीज का सम हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम रहता है। तो मतलब यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल, और यहाँ पर प्रेशर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते सब बच्चे? लेकिन आपको एक बात याद आ रही है, जब मैं लास्ट क्लास सबसे बात कर रहा था मैंने कहा था यार तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका मतलब जितना हाइट यहाँ पर है उतना ही हाइट यहाँ पर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पर बोलो क्या है, सेम है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पर बोलो क्या है। इसका मतलब कि यहाँ का प्रेशर प्लस काइनेटिक और यहाँ का प्रेशर प्लस काइनेटिक बिल्कुल क्या आता होगा, बराबर आता होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो वैसे भी सेम है। पोटेंशियल तो समझो मेरी बात को, मतलब यहाँ की प्रेशर एनर्जी प्लस इस साइड का काइनेटिक प्लस में इस साइड का पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता होगा यहाँ की पोटेंशियल प्लस यहाँ की काइनेटिक और यहाँ के, ये जो सिखाया मैंने आप लोगों को। तो मेरा आपसे ये कहना है यार कि पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों एंड पर सेम है, तो इसको तो काट दो ऐसे करके, सही बात है कि नहीं, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो पोटेंशियल में तो कोई चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर यहाँ का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम समझ पाओ तो, भाई ये पोटेंशियल नहीं है, प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ यहां से जब यहां आया तो यहां पर क्या ज्यादा मिली आप लोगों को, पहले काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अरे ऑब्वियसली बात है, बड़े क्रॉस सेक्शन में पानी धीमे चलता है और छोटे क्रॉस सेक्शन में पानी तेज चलता है। सबको ध्यान देना है आज क्लास के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। अभी 10 मिनट तक तो मैं बात करूंगा मैथमेटिकली, उसके बाद में लास्ट की जितनी भी देर है मैं सिर्फ एप्लीकेशंस कराने वाला हूं आप लोगों को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वाला। अगर ये समझ में आ गया तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं आया तो मुश्किल है। तो भैया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बड़ी कम है, देखो लो काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक को पकड़ते हैं, यहाँ पर लो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन आपको पता है छोटे क्रॉस सेक्शन में जाते के साथ ही रौनक पानी की स्पीड हो जाएगी तेज, मतलब काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर यार पहले ये कम है और बाद में ये ज्यादा है तो फिर भी दोनों का सम बराबर आ रहा है, ऐसा कैसे क्या हुआ होगा बताओ आप मुझे बताइए ना। दोनों का टोटल सम उसने क्या बोला था, हर बार बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना तीनों का सम यहाँ पर है उतना तीनों का सम यहाँ पर रहेगा। मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल तो बदला ही नहीं है, पोटेंशियल तो वो तो सेम ही है। इसका मतलब अगर काइनेटिक यहां बढ़ गया है तो सम एक जैसा आ जाए, सम एक जैसा, तो प्रेशर एनर्जी को घटना पड़ा होगा, प्रेशर एनर्जी को। अरे यार अब समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
कॉमन नहीं है बात समझ में? मैंने क्या बोला भाई, पोटेंशियल तो दोनों तरफ बराबर है, इसलिए पोटेंशियल को तो भूल ही जाओ, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहां से यहां पहुंचने पर काइनेटिक बढ़ गया है, यहां पर यहां से यहां पहुंचने पर काइनेटिक क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर एनर्जी डेफिनेटली क्या होगी, होगी घट गई होगी, काइनेटिक बढ़ गई होगी, तो प्रेशर एनर्जी, यहां पर काइनेटिक कम है, प्रेशर एनर्जी बोलो क्या होगी, ज्यादा, तभी तो दोनों का सम और यहां पर दोनों का सम बोलो क्या आएगा, बराबर आएगा। और ये बड़ी अनऑर्थोडॉक्स सी चीज लगती है बच्चों को कि जहां पर स्पीड बढ़ी सर कह रहे हैं वहां पर प्रेशर लो है। भाई यही तो बर्नौलीज में समझना है, जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर बोलो क्या होता है, कम होता है। कुछ कहते हैं स्पीड ज्यादा होती है वहां तो प्रेशर ज्यादा होगा। यही बात लास्ट क्लास आखिरी के 5 मिनट समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। अगर बच्चों स्पीड यहां ज्यादा है तो प्रेशर इसके पीछे ज्यादा रहा होगा या आगे। किसी चीज की स्पीड यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर कहां पर ज्यादा है, इसके जस्ट पीछे प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो स्पीड यहां पर ज्यादा बनी है। समझो मेरी बात को, उस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ही तो यहां पर बोलो क्या बढ़ा, काइनेटिक। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊं, अगर यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां काइनेटिक बढ़ गया तो प्रेशर एनर्जी ही कुछ घट गया, जिसके कारण बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ प्रेशर एनर्जी में ही गिरावट आ गई, जिसके बाद क्या बढ़ गया, बोलो काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी की कॉस्ट पे ही क्या बढ़ गया, बोलो काइनेटिक एनर्जी। इसको एक बार कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, हम क्या लिखे जा रहे हैं यार, क्या लिखता रहता है, बार बोलना पड़ता है, इधर देखा करना। एक कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि मान लो यहां पर प्रेशर कम है और यहां प्रेशर ज्यादा है। आप बताओ यहां प्रेशर कम है वहां प्रेशर ज्यादा है, फिर पानी कैसे हो सकता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज चलेंगे, लो से हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो यहां हाई रहा होगा तभी तो स्पीड यहां पर ज्यादा रही है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जहां पर स्पीड ज्यादा होती है, जहां पर स्पीड ज्यादा होती है, समझ रहे मेरी बात को, उससे पीछे प्रेशर बोलो क्या रहा होता है, ज्यादा। तो यहाँ प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, बैंक नहीं आ रही बात समझ में? यहां पर प्रेशर एनर्जी क्या है बोलो, ज्यादा, काइनेटिक बोलो क्या है, कम। जैसे काइनेटिक ज्यादा हुई प्रेशर एनर्जी बोलो क्या होगी, कम। मतलब आप एक बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, जब आप पानी के पाइप को ऐसे दबाते हो ना आगे से, तो पानी की स्पीड तेज होती है, बाहर काइनेटिक बढ़ जाता है, बट ध्यान रखना बाहर का प्रेशर एनर्जी बोलो क्या होता है, कम। अंदर क्या होता है, काइनेटिक कम होता है, लेकिन प्रेशर एनर्जी बोलो क्या होता है, ज्यादा। अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तभी तो बाहर की तरफ पानी की स्पीड बोलो कैसे निकलती है, ज्यादा निकलती है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं, बताइए डैम के अंदर जो रखा हुआ पानी उसकी प्रेशर एनर्जी ज्यादा है या जो रास्ते से जा रहा है उसकी प्रेशर एनर्जी ज्यादा? बोलोगे डैम के अंदर रखे हुए की प्रेशर एनर्जी ज्यादा है। तो डैम के अंदर जो पानी रखा हुआ है, डैम के अंदर जो पानी रखा हुआ है, जो रास्ता बना रखा है, इस रास्ते से ही पानी जा रहा है। मेरे को बताइए प्रेशर एनर्जी किसकी ज्यादा है, बताओ किसकी प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, आप बताओ। डैम के अंदर की प्रेशर एनर्जी बोलो क्या है बच्चों, ज्यादा है। इसका काइनेटिक बोलो क्या है, कम है। बाहर वाले की काइनेटिक बोलो क्या है, प्रेशर एनर्जी बोलो क्या है, कम है। समझो मेरी बात को, अंदर प्रेशर ज्यादा है तभी तो यहां का स्पीड ज्यादा बना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब पानी तेज चल रहा होता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, उधर ज्यादा नहीं होता। हाँ प्रेशर ज्यादा होता है उसके पीछे, उसके पीछे प्रेशर ज्यादा था इसीलिए वहां पर पानी तेज चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो एक बात मेरे दिमाग में थोड़ी सेट होने लगी है कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है तो जहां काइनेटिक ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, और जहां पर काइनेटिक क्या होती है, कम, वहां पर प्रेशर बोलो क्या होता है, ज्यादा। जहां पर चीज चल नहीं रही ना वहां पर दबाव ज्यादा है, और जैसे चलना शुरू करेगी दबाव क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको अभी इस रूम से बाहर निकलना है भैया, यहाँ पर कुछ मतलब आपदा आ जाए तो बाहर निकलना है, गेट बंद पड़ा हुआ है, तो जब तक आप अंदर है, जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बन रही है तब तक प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे ही आपका मोशन स्टार्ट हो गया, निकलना स्टार्ट हो गए सारे बच्चे, तो क्या होगा बताओ जरा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, समझो इस बात को, रिलेट नहीं कर पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक इस रूम में बंद हो, सारे के सारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा बताओ जरा, हम बोलेंगे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, काइनेटिक बड़ा कम है भाई। जैसे ही रास्ता मिलेगा गेट में से क्या हो जाएगा, काइनेटिक बढ़ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो जब काइनेटिक बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब काइनेटिक कम है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है, सबको समझ में आ गई वाली बात। तो मैं इसको ना देखो, इसको अलग अलग तरीकों से हमारी बुक्स में समझाया गया है। जैसे कि एक तो आप लोग जानते हो कि P1V प्लस में बोलो मैंने क्या सिखाया बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, प्लस में बोलो मैंने क्या सिखाया, mgh बराबर क्या होगा, सॉरी mgh1, ये हो गया 1। P2V हाफ mv2 स्क्वायर, प्लस में बोलो क्या, क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया पक्का ही बताओ, है ना? अच्छा अब एक और मैं चीज आपको बताता हूं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट, इसका क्या मतलब है यार, थोड़ा ढंग से सुनना नहीं तो थोड़ा मुश्किल लग जाएगा तुम लोग। इस V वॉल्यूम की, इतने V वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी बताओ कितनी है, सब बच्चे बोलो P1V कितनी है बोलो, इतने ही वॉल्यूम V की काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो mgh। V वॉल्यूम हो सकता है मतलब 5 लीटर वॉल्यूम, कितना बोल सकते हैं बोलो 5 लीटर। अगर मैं बोलूं 1 लीटर की कितनी होगी, तो अगर मैं बोलूं 5 लीटर की प्रेशर एनर्जी 100 जूल है, 5 लीटर की प्रेशर एनर्जी, तो 1 लीटर की कितनी होगी 20। कैसे निकाली,
5 से डिवाइड करके 5 से। तो मैं अगर ये बोलूं कि मैं V वॉल्यूम की एनर्जी ना लेके एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं, एनर्जी पर यूनिट, तो मैं क्या करूंगा, सभी को किससे डिवाइड कर दूंगा, बोलो V से। ये तो है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को V वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी। अरे समझे नहीं मेरी बात को सुमित, अगर 5 लीटर पानी की काइनेटिक एनर्जी 200 जूल है तो 1 लीटर की कितनी होगी बता जरा, 40 हो जाएगी। कैसे करा पता, काइनेटिक एनर्जी को V वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो सर 1 लीटर का आ जाएगा, बोलो है कि नहीं। तो अब जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बना के देने वाला हूं किसके लिए, बोलो पर लीटर वॉल्यूम का, इधर भाई पर लीटर वॉल्यूम का प्रेशर एनर्जी, उसी पर लीटर का बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी, उसी 1 लीटर का बोलो क्या पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, उस साइड पर भी उसी 1-1 लीटर का जो तीनों का सम होगा बोलो क्या आएगा, सेम आएगा। पहले बस V वॉल्यूम पे फॉर्मूला बनाया था, अब कितने में बता रहा बोलो पर लीटर पे, पर लीटर पे। समझ नहीं आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा भाई ये क्या होगा, सब बच्चे दोनों भाई ये क्या होगा बोलो, ये क्या होगा बोलो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां का भी सेम कुछ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जरा मुझे बताओगे क्या बन जाएगा, क्या तुम्हें पता है V से V कट क्या हो जाएगा, P1। अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। अरे मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, तो ये आ गया। इधर बोलो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। रो GH1 बराबर बोलो कितना आएगा, P2। इधर बोलो क्या आएगा, हाफ। अब बच्चे कहते हैं सर पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला लिखवा दिया। अरे बच्चों ये कोई मैंने नया फॉर्मूला नहीं लिखवाया, उस ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले में क्या फर्क है, ये क्या है जरा बताओगे। ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये क्या है बोलो, प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V। कुछ V वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, इधर इधर कुछ V वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, PV। कुछ V वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर V वॉल्यूम की इतनी है तो 1 यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी बताओ जरा, V से डिवाइड कर दूंगा भाई। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, उसी 1 यूनिट वॉल्यूम की बोलो क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी एक की बोलो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे सेम आ जाएगा इधर का बोलो क्या, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों नहीं आ रहा तुम्हें समझ में। और ऐसे ही ये और ऐसे ही ये, कहने का मतलब आप चाहे 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो पहले वाली साइड पे, उधर भी 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो, तीनों का सम करो बराबर आएगा। चाहे तुम V वॉल्यूम ले लो, यहाँ पर V वॉल्यूम वहां पर ले लो, आंसर क्या आएगा बोलो, सेम आएगा। उसका कहने का बस मेन उद्देश्य ये है कि आपको जितना अमाउंट यहाँ लिया उतना अमाउंट वहां लेना है और तीनों एनर्जीज का सम करना है, हमेशा बोलो क्या आएगा, सेम आएगा। ये फॉर्मूले में कोई खास दिक्कत तो नहीं है, ये भी चीज वही कहना चाह रहा है, नहीं है बस में, बस ये कहना चाह रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में, एनर्जी पर यूनिट, कि 1 यूनिट वॉल्यूम के पास इतना तो प्रेशर एनर्जी होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम के पास इतना तो बोलो क्या होता है काइनेटिक, 1 यूनिट वॉल्यूम का इतना क्या होता है बोलो पोटेंशियल, और जितना यहाँ पर होगा 1 यूनिट वॉल्यूम का उतना ही वहां पर होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का बोल दो भाई मुझे, जल्दी बोलो, सही बात है। अच्छा तो मैं इसी बात को बार बार समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, सुनो सुनो, ये लास्ट चीज है कि फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्लो, NOTE नोट में, फॉर अ हॉरिजॉन्टल फ्लो, मुझे बताओ H1 बराबर क्या हो जाता है। अगर H1 बराबर H2 हो गया, क्लास प्लीज, चाहे तुम पीछे वाले समझ लेते चाहे तुम इससे समझ लो, बस समझ लो। अगर H1 बराबर H2 तो ये कट जाने क्लास, इसका मतलब P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर और P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर बोलो क्या आएगा, सेम। कहने का मतलब P प्लस में हाफ रो V स्क्वायर बोलो क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा बोलो। अब आप आपसे मेरा एक सवाल है, अगर किसी जगह पर ये वाली काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो कांस्टेंट रहने के लिए इसको बोलो क्या होना पड़ेगा, कम। यहां ध्यान देना है, बस यही चीज जरूरी है, लास्ट चीज, इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। यार मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल फ्लो है, दोबारा सुन लो, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो है। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो भैया किसी भी एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, सेम होगा, तो वो तो काट दो चाहे। तो इसका मतलब इन दोनों में वेरिएशंस आ रहे होंगे, किसमें बोलो, काइनेटिक में, और बोलो किसमें बोलो, प्रेशर एनर्जी में। अरे नहीं आ रहा समझ। तो मैं कह रहा हूं कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम बोलो क्या रहता होगा, कांस्टेंट रहता होगा। क्या रहता होगा बोलो। अब जहां पर तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाती होगी, जहां पर ये बढ़ जाता होगा वहां पर ये बोलो क्या हो जाता होगा, कम। तभी तो सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। और जहां ये कम होता होगा वहां पर ये क्या हो जाता होगा बोलो, ज्यादा। तभी तो चीजें मिला के बोलो क्या रह पाएंगी, कांस्टेंट। मैं कह रहा हूं दो चीजों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। सुमित और रौनक के पास जितने भी पैसे रहते हैं दोनों के मिला के वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं।
तो अगर रौनक के पास कुछ बढ़ा तो सुमित के पास घट गया होगा, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा। अरे नहीं यार मेरी बात समझ में, दोनों नहीं बढ़ सकते साथ में। अगर दोनों बढ़ गए तो इन दोनों का सम कभी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, दोनों घट गए तब भी नहीं हो पाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, तभी जाके सम बोलो क्या हो पाएगा, कांस्टेंट हो पाएगा। समझे नहीं मेरी बात को? तो मुझे सब बच्चे एक बात बताओ बस, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर क्या कम होगा, बोलो प्रेशर। एंड जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर बोलो क्या होगा। अब ये वाली बात तुम कहोगे सर ये तो मैं पहले समझ में आ गई, अगर पहले आ गई तो मत करो इस वाली बात को, सीधा बस ये वाली बात याद कर लो। थोड़ी देर पहले बोल रहा था, बताओ डैम में ज्यादा प्रेशर है या डैम के बाहर ज्यादा प्रेशर है? बहुत अच्छे, बस यही याद करना है। डैम के अंदर सर प्रेशर ज्यादा है और वहां पर काइनेटिक बोलो क्या है, कम है। तो जब स्पीड कम होती है तब प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है सर, काइनेटिक कम है प्रेशर एनर्जी ज्यादा है। जैसे काइनेटिक बढ़ेगा तो कुछ कम हो गया होगा, तो काइनेटिक बढ़ा तो किसकी कॉस्ट पे बढ़ा, प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी बोलो क्या होगा, घट गया होगा। किसी को लगे सर तेज प्रेशर होता है, बच्चों वो तेज प्रेशर पीछे था इस कारण से यहाँ पर पानी तेज चला है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ये वाली बात सबको याद रहेगी। अब क्या याद करो, अभी मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, जहां पर अब इस बात को सुन लेना, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को समझने के लिए। क्या आशीष, जहां पर रफ्तार ज्यादा है वहां पर क्या है, प्रेशर कम है, और जहां पर रफ्तार कम है वहां प्रेशर हो जाएगा याद। चलो आ जाओ एप्लीकेशंस, रियलिस्टिक एप्लीकेशंस को करना स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस बच्चों प्लीज बातें नहीं, बर्नौलीज थ्योरम, used in aerolifts। आपको पता है, चलो मैं एरोप्लेन विंग्स लिख देता हूं, थोड़ा आसान कर देता हूं। एरोप्लेन की विंग्स, बर्नौलीज, क्या हुआ? छोड़ो बर्नौलीज की स्पेलिंग से क्या करना है, स्पेलिंग का टेंशन मत लो, ठीक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। छोड़ो, अरे छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों, उसको ठीक करके कुछ ना मिलने वाला, गलत करके भी तुम्हारे नंबर कटने वाला नहीं है। ये मेरी गारंटी कि बर्नौलीज के नंबर तुम्हारे नहीं कटेंगे, तुमने गलत स्पेलिंग लिख दी। टीचर को बर्नौली समझना आना चाहिए, साइंस में स्पेलिंग का नंबर नहीं करता है। अब सुनो मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्या है। एरोप्लेन की विंग्स अगर आपने बड़े ध्यान से देखी हो तो पता है कैसी होती है, थोड़ी सी, अच्छा बताओ एरोप्लेन की विंग्स कैसे होती हैं, ऐसी होती हैं या बिल्कुल बीच में ऐसी होती हैं या थोड़ी सी ऐसी होती हैं? तीन तीन मैंने शेप दिखाई है। ओए क्लास प्लीज ध्यान देना, गला खराब हो रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट करना। मेरी मतलब एरोप्लेन की विंग्स ऐसी होंगी या बिल्कुल बीच में होंगी या थोड़ी सी ऐसी होंगी? पहले नंबर की, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, कितने के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर की है? मेजॉरिटी तीसरी है। एक पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी होती है बच्चों, ऐसी होती है विंग्स, हमेशा ऐसी होती है, झुकी हुई होती है आगे तरफ। अब ओए क्लास प्लीज, आगे की तरफ झुकी हुई होने से क्या फायदा होता है? देखिए जब विंग्स आगे की तरफ झुकी हुई होती है तो होगा क्या, जब ये चलेगा तो आप लोग मुझे बताना, जब मैं ऐसे चलूंगा, अरे ध्यान समझना भाई क्योंकि एप्लीकेशन समझ में आनी बहुत जरूरी है रौनक। अगर मैं सीधे हाथ रख के चलूंगा तो जितनी हवा मेरे ऊपर से जाएगी विंग्स के, उतनी नीचे से, उर्वशी धान्या बिल्कुल इधर चले जाओ। अगर विंग्स ऐसे सीधी जाएंगी, सीधी, तो जितनी हवा ऊपर से जाएगी उतनी हवा, जितनी वेलोसिटी ऊपर उतनी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऊपर भी उतनी है नीचे भी उतनी है, तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अब ध्यान सुनना, अगर मेरी विंग्स ऐसी हैं तो आप जरा बताओ ज्यादा हवा कहां से जाएगी, ऊपर से या नीचे से? सपोज करो मैं ऐसे जा रहा हूं तो ज्यादा हवा कहां से जाएगी, ऊपर से, क्योंकि जो हवा नीचे से जाने वाली थी ना उसको भी मैंने कर्व शेप देके ना ऊपर की तरफ मोड़ दिया। अरे यूं होगा तो नीचे जाएगी, लेकिन यूं कर दूंगा तो जो नीचे से जाने वाली थी वो भी, समझे मेरी बात को? अरे समझो इस बात को, क्या होगा, नहीं समझे मेरी बात को? भाई मैंने कहा कि मैंने अपनी विंग्स को ना, मैंने अपनी विंग्स को कुछ ऐसे कर्व कर दिया, ऐसे कर्व कर दिया कि मेरी ज्यादा से ज्यादा हवा कहां से जा रही है बोलो? थोड़ा सा ऐसे मान लो कुछ, कि ज्यादा से ज्यादा हवा बोलो कहां से जाएगी, ऊपर से, और नीचे से कैसे जाएगी, कम। अगर ऐसे विंग्स कर देने से ज्यादा हवा ऊपर से जाएगी, जतिन हंसी क्यों आ रही है, ज्यादा हवा ऊपर से जाएगी, तो मुझे बताओ अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और नीचे वेलोसिटी कम है प्रेशर ज्यादा है। चीजें हमेशा आप लोग मुझे बताइए कहां से काम मूव करेंगे, हाई प्रेशर से, अरे जहां पर ज्यादा दबाव होगा वहां से कम की तरफ तो चीजें जाएंगी ना। आप दो दो लोग एक दूसरे धक्का दे रहे हो, जिसका ज्यादा प्रेशर है जिसका कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ चीजें मूव कर जाएंगी, बोला है कि नहीं? तो मुझे बताओ जरा, ऊपर क्या है सना, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम है, नीचे वेलोसिटी कम है प्रेशर,
तो नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर की तरफ प्रेशर क्या हो गया, कम। तो भैया इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो विंग्स है ना ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है, और एरोप्लेन को उठने में उसकी विंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समझ आया कि नहीं आया? आपने कभी चील को उड़ते हुए देखा हो, तो वो उड़ते वक्त ना अपने पंखों को ऐसे रखती है, क्योंकि जब वो ऐसे रखेगी तो क्या होगा, जब वो पंखों को ऐसे रखेगी तो क्या होगा, ज्यादा हवा ऊपर से जाएगी। शिवम यहाँ पर ध्यान समझ, ज्यादा हवा ऊपर से जाएगी तो वेलोसिटी ऊपर ज्यादा होगी, वी ऊपर ज्यादा होएगा तो प्रेशर बोलो क्या होएगा, कम। नीचे भी कम होएगा, प्रेशर बोलो क्या होएगा, ज्यादा। अब नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर, ज्यादा से कम की तरफ उसको मत मिलेगी उड़ने में, बोला है कि नहीं? आप ऐसे एक बार चल के देखना, हवा में जब आपको भागना हो ना, ऐसे भाग के देखो, बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप ऐसे करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो नीचे स्पीड ज्यादा होगी, अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आप दबेंगे नीचे की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और समझते हैं, एक और समझते हैं। ये देखो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है, ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अरे मैं इतने सारे एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को, सारे याद हो जाएंगे, सारे को समझ में आ जाएगा बर्नौलीज में भी। बस तुम लोगों को बोर्ड पे सुनना है, इंटरेस्ट थोड़ा बनाए रखना है। सेकंड आ जाओ बच्चों, ये है बच्चों रूफ का, रूफ इन विंड्स। चलो मान लेते हैं कि एक झोपड़ी है, ये एक झोपड़ी है, अब ये झोपड़ी है और कुछ इस तरीके का सीन है, यहाँ पर ये दरवाजा है, समझो मेरी बात को, ठीक है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा आएगी तो झोपड़ी की छत उड़ जाएगी। अब कहेंगे सर इसमें कौन सा बर्नौली है, तो हवा आएगी तो उड़ेगी उड़ेगी। अब हवा आती है बहुत तेज तो छत क्यों उड़ती है, उसका भी कॉन्सेप्ट बर्नौली की वजह से। आइए समझाता हूं। अगर बहुत तेज हवा चलना शुरू होगी, अगर बहुत तेज हवा चलना शुरू होगी तो मुझे बताओ जरा, इसके कारण ज्यादा हवा कहां से जाएगी, बोलो ऊपर से। अरे क्योंकि आपने भैया ऐसे में एक दिमाग लगाया, आप सबने समझदारी दिखाई कि हमने अपने घर के दरवाजे वगैरह बंद कर लिए, और ये समझदारी नहीं बच्चों, थोड़ी बेवकूफी होगी। ये बेवकूफी होगी, क्यों होगी मैं सिखाता हूं। अगर बहुत तेज हवा चली और आपने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, तो होगा पता है क्या बच्चों, बाहर तो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा, बाहर वेलोसिटी है बहुत ज्यादा, तो प्रेशर बोलो क्या है, अंदर वेलोसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो के करीब है या बहुत कम है। तो अंदर वेलोसिटी बहुत लो है, वेलोसिटी इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी, प्रेशर इज हाई। बाहर वेलोसिटी लिख दो बच्चों, वेलोसिटी हाई है, तो प्रेशर बोलो क्या होगा, लो होगा। अब आप मुझे बताओ जरा, बाहर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, अंदर वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, ज्यादा से कम की तरफ चीजें फ्लो करेंगी, बोला है कि नहीं? तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, अंदर से एक दबाव लगेगा और ये छतरी उड़ जाएगी। समझ में आई मेरी बात? अच्छा क्या तरीका है बचाव करने का, ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? अगर हम घर के दरवाजे खिड़की खोल दें तो होगा क्या, अगर हम घर के दरवाजे खिड़की खोल दें, अगर आपको कभी भी ऐसा संदेह लगे कि भाई ये छप्पर उड़ सकता है ऊपर से, तो अपने घर के दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, उससे क्या होगा बताओ जरा, अंदर भी उतनी वेलोसिटी हो जाएगी जितनी बाहर है, दोनों तरफ का प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा, सेम। तो प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा, और जब प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा तो चीजें फ्लो नहीं करेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बर्नौलीज का सिद्धांत लगता है भाई इसके अंदर भी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वो एरो लिफ्ट वाला समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आया? पक्की बात है। और मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। आपने कभी सुना था बचपन में एक चीज बोलते थे, जो बच्चे ट्रेन से ज्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स ने बचपन से उनको एक बात सिखाई थी कि ट्रेन के बहुत नजदीक मत खड़े होना, ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच लेगी। बच्चे समझ नहीं पाते कैसे खींच लेगी, हम जाएंगे नहीं तो कैसे खींच लेगी, खींच लेगी ट्रेन। ट्रेन कैसे खींच लेगी आप लोगों को? अब दिमाग लगाओ। मूविंग ट्रेन, a fast moving train attract objects। अब सुनो, एक ट्रेन बहुत तेज चल रही है, अरे छोड़ो यार, ट्रेन ही है, ट्रेन है। अब ये ट्रेन बहुत तेज चल रही है, बातें नहीं है, प्लीज समझो इसको, समझो। आप दिमाग लगाना कि कॉन्सेप्ट कैसे यहां पर काम करता होगा, सोच के बताइएगा कि कैसे अगर एक ट्रेन के पास में खड़ा आदमी है तो वो ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, सोच सकते हो? बताओ कैसे? देखिए आप ना, आपके सामने से ट्रेन जा रही है, तो जिस जगह पर ट्रेन मूव कर रही है, योगिता इधर, जिस जगह पर ट्रेन मूव कर रही है वहां पर क्या ज्यादा है, वेलोसिटी। तो वहां पर प्रेशर बोलो क्या है, बहुत कम। फ्लूइड का प्रेशर बहुत कम है, एयर का प्रेशर बहुत कम है, बोला है कि नहीं? लेकिन जहां आप खड़े हैं बिल्कुल उसी की थोड़ा सा दूरी पे, रौनक, यार हर बार क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे इस चीज के लिए, हर बार क्यों मुझे टॉपिक के बीच बीच में एयर लिफ्ट करा रहा हूँ, बीच में रौनक बोलना पड़ रहा है, एयर बोलना पड़ रहा है? इस टॉपिक में आपकी तो कोई नीड है नहीं ना, फिर क्यों मुझे बार बार इंटरप्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को?
बता दिया गया उतना मेरा एनर्जी नहीं है आज गले में, दिख रहा है आप लोगों को, उसके बाद भी आप लोग कॉर्पोरेट नहीं करते। पता नहीं आप लोगों को जरूरी नहीं लगती चीजें कुछ है, और ये बोले कि सर बोरिंग है, तो बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप ये कहें ना सर मुश्किल बेकार लगती है, फिजिक्स समझ नहीं आती उतनी, तो ये वाला पार्ट तो ऐसा है ही नहीं, फिर तो आप में दिलचस्पी नहीं है पढ़ने की, सिंपल सी चीज है। ट्रेन इसलिए अट्रैक्ट कर लेती है आप लोगों को कि जो ट्रेन जहां पर मूव कर रही है वहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, दिमाग लगाओ, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत, जहां आप खड़े हैं वहां पर वेलोसिटी बहुत कम है ना, प्रेशर बहुत, अब आपके यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा और वहां पर प्रेशर बहुत कम, तो ज्यादा प्रेशर एक तरफ कम प्रेशर, तो ज्यादा से कम की तरफ चीजें चलेंगी चलेंगी, तो आपको ऐसा धक्का लगेगा और आप कहाँ जाके चिपक जाएंगे, ट्रेन पे, या ट्रेन से चोट खा लेंगे। होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऐसा होता है, तो आपको दूर रहना पड़ेगा। फिर किसका कॉन्सेप्ट है बोलो, बर्नौलीज का। चलो एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल दिखाता हूँ, हल्का सा एक पेपर मेरे को दो, जैसे ये रहा, चलो अभी देख लेते हैं आप लोगों को कितना, अरे तुम छोड़ो, ये देखो, हल्के कागज चाहिए मुझे, ऐसे दो कागज मुझे फाड़ के दे सकते हो। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, दो चाहिए मुझे ऐसे, चलो बताना भाई, ए, चलो बताना, मेरे पास ये दो कागज है, अगर मैं इन कागज के बीच में बहुत तेज हवा, विंड ब्लो करूंगा, ठीक है, एयर ब्लो करूंगा, तो मुझे तुम ये बताना कि ये कागज जो है नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, अगर मैं इनके बीच में फूंक मारूंगा तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगे, क्या लगता है, मैं इनके बीच में से फूंक मारूंगा बहुत तेज, तो ये नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे, दूर जाके, अरे मैं ये पूछ रहा हूं, जब मैं फूंक मारूंगा तब ये नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, कितनों को लगता है सर ये जब फूंक मारूंगा तो नजदीक आएंगे, सर नजदीक आएंगे, फूंक मारूंगा नजदीक आएंगे, और कितनों को लगता है कि दूर जाएंगे, सर फूंक मारोगे तो ऑब्वियसली बात है दूर जाएंगे सर, चलो करके देखिए अब, अबे एक तो पहले यही यही नहीं रुक रहे, इनको बंद करो एक मिनट के लिए, देखना देखना, देखो क्या हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूं पास इनको, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं पास, जैसे रखे हैं, अरे हवा तो माइक की वजह से ज्यादा आपको तेज लग रही है, इतनी है सर तो बहुत तेज हवा की हवा इसकी, सर तो बिल्कुल गुब्बारा भर देंगे एक बार में, आ रहा है वो पास, हुआ पास, अब आप कॉन्सेप्ट बताओ क्या हुआ, अंदर वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, बाहर वेलोसिटी, बाहर वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है, अब बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, नहीं आया समझ में, पक्की बात है, बर्नौलीज लग गया, अरे बस भाई समझ आया, नहीं आया समझ में, एक और चीज समझो, मेरा आपसे एक सवाल है, ए बच्चों नहीं आएगा समझ में वाला, मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, सुनो, ये भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वाला भी, चलो आ जाओ, ए बस 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 बोर्ड पे, पांचवी चीज समझिए बच्चों, ए समझो ध्यान से, आपने वो स्प्रेयर वगैरह देखे जो मतलब, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों ने इनको वैसे तो एटोमाइजर बोलते हैं, लेकिन मैं इतना भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, खेतों में स्प्रे करने के लिए वो ऐसे से रखते हैं तो वो स्प्रे होगा, आपके घर में बहुत बेसिक चीज है डिओड्रेंट, ठीक है, और बताता हूँ आप लोगों को, उन पे क्या बोलते हैं, पौधों पे छिड़कने के लिए आप लोगों के पास एक छोटा सा वो होता है, उसको ऐसे से करते हैं, अरे सारी बात छोड़ो, नाई इस्तेमाल करते हैं सैलून के अंदर, देखा है वो ऐसे ऐसे दबाते हैं, वो ब्रशिंग होती है, कुछ होता है, अब समझो, अरे समझो, ऐसा कुछ एक मतलब टिपिकल स्प्रे का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कहीं तुम सोचो सारे स्प्रे ऐसे होते हैं, अब ना ही ऐसा स्प्रे इस्तेमाल नहीं करते, उनके बाद और स्टाइलिश आ चुके हैं, अरे टैंक वाली पिचकारी बच्चों की, पिचकारी भी समझ लो, क्या हुआ,
ओए सुनो, अब देखो भाई, ये स्प्रेयर कैसे काम करता है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है हमारे। ये देख ले, ये आपके पास एक पंप है, ठीक है। अभी जरा देखना, यहां पर आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बड़ा है। यहां से मैं एयर को ब्लो करूंगा। बोलो भाई, सुनो, यहां से हम एयर को ब्लो करेंगे, अगर हम इसको दबाएंगे, इसको पंप करेंगे यहां से, तो ये यहां से हवा निकलेगी। और मेरी बात को समझना, जो फ्लूइड निकलेगा यहां से, एयर जो निकलेगी, वो एयर जब इस छोटे क्रॉस सेक्शन में जाएगी, छोटे क्रॉस सेक्शन में जाते के साथ ही आप जरा मुझे बताना, उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, वी हाई हो जाएगा। अरे यार, आपने क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी पढ़ा हुआ है, छोटे क्रॉस सेक्शन में जाते के साथ ही फ्लूइड्स की स्पीड बोलो क्या हो जाती है, ज्यादा। अब फ्लूइड की स्पीड होगी ज्यादा, तो मुझे बताओ जरा प्रेशर क्या हो गया। अरे नहीं समझे मेरी बात को यार, प्रिंस नहीं समझाना। अगर मैंने यहां से इसको एयर को ऐसे दबाया, तो एयर निकली यहां से, जैसे इस छोटे क्रॉस सेक्शन के अंदर गई, स्पीड बढ़ी, जैसे स्पीड बढ़ी प्रेशर घट गया। अब अंदर का सीन बताओ, अंदर स्पीड है बहुत लो, अंदर स्पीड है बहुत लो, और प्रेशर है बहुत हाई, प्रेशर है बहुत। अब अंदर प्रेशर हाई, ऊपर प्रेशर लो, तो बोलो क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ। सर ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा, पानी, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहां से कौन आ रही है बोलो, यहां से आ रही है हवा। जैसी हवा आ रही है, पानी को ऐसे करके फेंक के मारेगी भाई, ऐसे करके छिड़काओ भाई। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया समझ में। जितनी भी डिओड्रेंट्स हैं, उनमें नीचे एक पतली सी पाइप जा रही है, ऊपर आप कुछ दबाते हैं, ऊपर जब आप दबाते हैं ना, तो ऊपर आप इसको दबा रहे हैं। अब हमारे घर में डिओड्रेंट नहीं सर ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे कहाँ पर, अलग अलग है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है कि आपने ऊपर से एक एयर को प्रेस किया, उन्होंने एक पतला सा क्रॉस सेक्शन बना रखा, वहां पर स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे स्पीड क्या है बोलो, कम है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जैसे ही पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, उसको जैसे ही वो इस रास्ते में आएगा जहां पर हवा बहुत तेज है, वो पानी को ऐसे बाहर की तरफ फेंक के मारेगा, हो जाएगा भाई। पिचकारी भी ऐसे काम कर रही है, टैंक वाली पिचकारी, वो ऐसे करके एयर को ब्लो करता है, ऐसे करके दबाता है। जैसे ही वो ऐसे दबाता है, अंदर हवा चल रही होती है, ऊपर स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, टैंक के अंदर प्लास्टिक कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, पानी ऊपर चढ़ता है, यहाँ वाली हवा उस पानी को बाहर फेंक देती है। हो गया भाई, बन गया एटोमाइजर। नहीं आई मेरी बात समझ में, स्प्रे का काम है। एक और मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए जनरल टर्म्स में। हार्ट अटैक के बारे में सबने सुना है भाई, कौन सा एप्लीकेशन है ये, छठा। और कोई तुम्हें याद आ रहा तुम बता दो मेरे को, जितने याद आ रहे मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट अटैक भाई, अब हार्ट अटैक का कंसेप्ट देखिए क्या होता है। हार्ट अटैक बड़ा ही एक, मतलब इसमें किस तरीके से काम करेगा, ये मान लीजिए, ओए रुक जाओ, ये मान लीजिए आपकी आर्टरीज हैं। अब बाय वाले बच्चे ज्यादा जानते हैं आर्टरीज है, वीन्स किस में से ब्लड फ्लो करता है। आई थिंक आर्टरीज में से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, वीन से करता है, और दोनों से करता होगा, चलो छोड़ो। ओए रुक जाओ, चलो कोई नहीं, जोन सा भी है, करता है ना फ्लो आर्टरीज में से, चलो बस। अब सुन लो, ए बस भाई बस, आर्टरीज में से ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट क्योंकि पंप करता है, तो वहां से आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करेगा। अब सुनिएगा बात, देखो अटैक कब पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा अटैक उन लोगों को जल्दी पड़ता है जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ज्यादा होती है, जिनकी बॉडी में फैट वगैरह या कोलेस्ट्रॉल वगैरह आर्टरीज में जम जाएगा, समझना। इसको हम उसकी तरह बोल सकते हैं कि कुछ प्लेग सा जम गया है यहाँ पर। मान लीजिए कि इनके रस्तों में ना कुछ यहाँ पर ना ऐसे कुछ जमना स्टार्ट हो गया है, अरे बस ऐसे कुछ जमना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हमारा जो खाना पीना है वो उतना अच्छा तो है नहीं, तो भैया ये फैटी चीजें खा रहे हैं, और इससे धीरे धीरे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगेगा, और कुछ जगहों पर इस तरह का ब्लॉकेज होगा भाई आर्टरीज में। जहां जहां पर ये ब्लॉकेज होगा, धीरे धीरे अगर ये बढ़ने लग गया, तो आप मुझे बताइए कि वहां तो क्रॉस है बढ़ा, इस जगह पर तो क्रॉस है बढ़ा, पानी की स्पीड होगी कम, सॉरी ब्लड की स्पीड क्या होगी, कम। और यहां पर बोलो क्या होगा, क्रॉस है छोटा, तो स्पीड बोलो क्या होगी। अगर यहां पर स्पीड हुई हाई, तो अंदर प्रेशर बोलो कैसा होगा। समझो यार, समझो मेरी बात को ध्यान से। अंदर की स्पीड ज्यादा होगी जहां जहां पर ब्लॉकेज है, क्यों भाई, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कम होने की, मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो बना रहेगा। जितना जितना ब्लड यहां से फ्लो होता हुआ है एक सेकंड में, उतना यहां से भी करेगा, लेकिन यहां रास्ता नहीं होगा तो बोलो कैसे फ्लो करेगा, तेज। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो प्रेशर बोलो क्या होगा, कम। लेकिन कंपैरेटिवली बाहर का एरिया अगर तुम समझो, यहां वाले की बात कर रहे हो कि अंदर तो भैया अंदर वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर बोलो क्या है, कम। बाहर क्या है बोलो, बाहर क्या है बोलो, बाहर वेलोसिटी कम है, प्रेशर बोलो क्या है, तो बाहर हो जाएगा ज्यादा प्रेशर, अंदर क्या हो जाएगा कम प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा, आर्टरीज प्रेस होगी। समझ रहे बात को। यहाँ पर इसको डैमेज भी हो सकता है, दब जाएंगी, यहाँ से फ्लो बंद हो जाएगा, जैसे फ्लो बंद होगा क्या होगा, अटैक की सिचुएशन आती है, यही तो होता है। अरे नहीं यार मेरी बात समझ में, तो क्या कहते हैं, अटैक पड़ रहा है तो उसको पंप करना है बार बार, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पंप करेंगे हो सकता है ब्लॉकेज खुल जाए यहाँ से, बोलो है कि नहीं।
तो जिसको भी अटैक पड़ता है उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उसको बार 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 ऊपर से क्या करते हैं, पंप करते हैं। क्योंकि पंप करने से हो सकता है जिस जगह पर आर्टरीज ब्लॉक हो रखी है वो प्लेग वहां से हट जाए और भैया फ्लो स्टार्ट हो जाए फिर से। अगर यहाँ भी फ्लो ठीक ठाक होगा, मतलब ज्यादा हाई फ्लो नहीं होगा, तो अंदर प्रेशर उतना गिरेगा नहीं, क्योंकि जितना प्रेशर अंदर गिर जाएगा उतना ही ज्यादा बाहर प्रेशर बढ़ जाएगा एक तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई बाहर कुछ प्रेशर है, बाहर भी तो कुछ प्रेशर है ना, इस आर्टरीज के बाहर भी तो कुछ प्रेशर है ना। और मैं कह रहा हूँ कि अगर अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, और बाहर प्रेशर बोलो कंपैरेटिवली क्या बोलो ज्यादा, तो दबेंगी आर्टरीज, दबेंगी तो क्या होगा, अटैक की सिचुएशन बनेगी। नहीं आए मेरी बात समझ, पक्की बात है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताने लग रहा हूँ, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किससे रिलेट कर रहे हैं बोलो, बर्नौलीज। बर्नौलीज बहुत सिंपल सी एक बात कह रहा है कि भैया अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर कम हो जाएगा। चलो एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई दो बोट्स है ना, टू फास्ट मूविंग बोट्स, अच्छा आप बताइए पानी में ना दो बोट चल रही है बहुत तेज, उनको एक सलाह दी जाती है कि दो बोट के बीच में ना एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, दो बोट्स कभी भी बहुत नजदीक नहीं आनी चाहिए। क्या कारण है? अगर दो बोट बहुत नजदीक चलेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या टकरा जाएंगी सर नजदीक आएगी तो। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी दो बोट चलेंगी ना बहुत नजदीक में, वो चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर ले वो थोड़ी देर बाद टकरा सकती है। क्यों टकरा सकती है पता है आप लोगों को? क्योंकि देखिए मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ इसमें। ये आपका पानी है भाई, एक क्लास प्लीज भाई बोर्ड पे यार, ये पानी है, ये यहां पर, और ये ऊपर नीचे नहीं है। समझ रहे हैं कैसे बनाओ भाई, इतनी आती है मेरे को। बोट वन, बोट टू, और ये दोनों इस दिशा में चल रही हैं। अब तो समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ अगर बोट ऐसे चल रही है तो बोट के जो बीच में पानी होगा उसकी रफ्तार ज्यादा होगी या बाहर जो होगा उसकी रफ्तार ज्यादा होगी? बोट के बीच में दोनों तरह से मूवमेंट है, इधर भी पानी मूव करेगा इधर भी, तो बीच वाले पानी की जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, ज्यादा। अगर बीच वाले पानी की रफ्तार ज्यादा है, ओए सुनो, वी है हाई, तो प्रेशर बोलो क्या है, बाहर का कंपैरेटिवली वी बोलो क्या है, लो। प्रेशर बोलो क्या है, इधर भी बोलो वी क्या है, प्रेशर बोलो क्या है, बाहर हाई प्रेशर, अंदर बोलो क्या, क्योंकि अंदर बोट्स के बीच में पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी बोट्स को देखोगे ना तो पता लग जाएगा बोट्स के बीच में पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। अगर दोनों बोट्स के बीच में पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर कम होगा। बाहर क्या है बोलो, वेलोसिटी कम है मतलब प्रेशर, तो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, बोट टकरा जाएगी बोट। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि जो एयर ट्रैफिक होता है, जहां पर एरोप्लेन उड़ते हैं, उनका एक निर्धारित डिस्टेंस होता है कि भैया इतना इतना गैप बना के उड़ना है, साथ में नहीं उड़ना। क्योंकि अगर सोचो दो एरोप्लेन साथ में उड़ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, जितने जैसे बंदे पहुंच जाएंगे, रेस लगाऊंगा भैया, ऐसे लोगों को पायलट बना दे तो भैया क्या होगा। अब रेस लगाने लग गए दो एरोप्लेन तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ जरा। बीच में जो हवा है उसका स्पीड बोलो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और यार दो एरोप्लेन उड़ रहे हैं बीच में तो भैया एयर बहुत तेज चलेगी, मतलब प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाएगा। बाहर का प्रेशर, बाहर स्पीड कम है, प्रेशर बहुत क्या होगा, ज्यादा, तो ऐसे ज्यादा प्रेशर उसको दबाएगा, एरोप्लेन से कोलाइड कर जाएंगे। तो दो एरोप्लेन कभी भी सेम लेवल पे नहीं उड़ते हैं। इनका एक ऐसा होता है, एक एरोप्लेन यहाँ उड़ेगा तो एक एरोप्लेन उससे कुछ किलोमीटर ऊपर ही उड़ सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा भाई। क्योंकि अगर वो ऐसे भी आए तो भी प्रॉब्लम है। सुनो सुनो एक क्लास, अगर वो दो एरोप्लेन ऐसे उड़ने लगेगी, चल तुम थोड़ा नीचे उड़ ले, मैं थोड़ा ऊपर उड़ लेता हूँ, मैं 100 मीटर ऊपर उड़ लेता हूँ, प्रॉब्लम है भाई। क्योंकि अगर ये ऐसे भी उड़े तो क्या होगा, बीच वाली हवा का स्पीड बोलो क्या होगा, ज्यादा, प्रेशर क्या होगा, कम, नीचे वाली स्पीड और ऊपर वाली स्पीड नहीं होगी ज्यादा, तो प्रेशर होगा ज्यादा, तो उसका ऐसे मोड़ेगा और ये फिर ऐसे नजदीक आते जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा हम नजदीक क्यों आ रहे हैं, टकरा जाएंगे। ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए, अगर आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी हो पास्ट में, आजकल बड़ी डाली हुई हैं, ध्रुव राठी वगैरह की कुछ वीडियोस है जहां पर एरोप्लेन टकराए हैं। क्यों टकराए हैं? अगर उनकी हाइट एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं हुई, अगर दो एरोप्लेन्स की हाइट एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं हुई तो कोलाइड करने के चांस है कि नहीं? सुमित नहीं आ रहा समझ में कैसे? दो एरोप्लेन्स की हाइट अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं हुई तो बोलो कोलाइड कर सकते हैं। क्यों कोलाइड कर सकते हैं? नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि अगर वो ज्यादा नजदीक हुए तो दोनों की मोशन की वजह से बीच वाली हवा की स्पीड बोलो क्या होगी, ज्यादा, प्रेशर क्या होगा, कम। अंदर प्रेशर कम है, बाहर स्पीड बड़ी कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर अंदर वाले प्रेशर को दबाएगा और भैया कोलाइड कर जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे लगता है दीज आर द इनफ मतलब एग्जांपल्स जिसके जरिए आपको बर्नौली समझ में आ जाता है, या नहीं आ रहा समझ में? कोई और आपके स्कूल में बताया तो मेरे को बता दो, बता देता हूँ। एक बताऊं, एक सुनो, बस सुनो, भागना नहीं अभी। क्रिकेट जो खेलते हैं उन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है भाई। आप लोगों ने सुना होगा कुछ बॉलर्स बड़ी बढ़िया स्विंग डालते हैं,
बॉल हवा में ही लहर जाती है। ये मतलब बॉलर का जादू कहा जाता है कि भाई बॉलर बॉलर के पास ही क्षमता होती है। सुनो कैसे, ए क्लास प्लीज। देखो क्या होता है, हमारे जो जसप्रीत बुमराह है उनके पास ये बड़ी तगड़ी खूबी है भाई। क्या करते हैं ये, सुनो, एक बॉल, एक साधारण बॉलर क्या करता है, बॉल को जब फेंकता है ना तो सीधी फेंकता है। अब एक साधारण बॉलर ने जब बॉल को सीधा फेंका, सुनो कॉन्सेप्ट सुनो भाई, ए साधारण बॉलर ने बॉल को सीधा फेंका, तो मुझे बताओ जरा, कुछ हवा ऊपर गई और कुछ हवा कैसे गई, बोलो नीचे, दोनों तरफ का प्रेशर बोलो क्या होगा, सेम। लेकिन जो स्विंग डालता है ना, वो बॉल को ना ऐसे फेंकेगा कि वो बॉल को घुमा देगा। जैसे यूं फेंक रहे हैं, यूं फेंक रहे हैं, अब बॉल को किसी एंगल पे ना ऐसे घुमा के फेंकेगा, तो बॉल आगे तो चल रही होगी, साथ में स्पिन कर रही होगी, साथ में क्या कर रही होगी बोलो, ऐसे ऐसे। देखो जैसे बॉल एक तो यूं जा रही है, ये बॉल जा रही है, एक पता कैसे जाती है, यूं जा भी रही है और यूं घूमती हुई जा रही है, यूं घूमती हुई जा रही है। अब जो बॉल ऐसी घूमती हुई जा रही है, अब सोचना यार, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। सुनना, एक बॉल तो सीधी जा रही है, जो सीधी जा रही है, कॉन्सेप्ट समझिए यार, जो सीधी जा रही है उसके ऊपर भी हवा उतनी, नीचे भी हवा उतनी, साइड में भी उतनी, उधर भी उतनी, चारों तरफ हवा बराबर है, प्रेशर सब जगह पे सेम है। लेकिन जो बॉल ऐसे जा रही है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो बॉल ऐसे जा रही है ना, उसके ऐसे मोशन के कारण, स्वयं उसके ऐसे मोशन के कारण ना हवा ज्यादा इस तरफ से कटने लगेगी, क्योंकि बॉल क्या कर रही है, वो ऐसे घूम रही है। अब देखो मैं अगर ऐसे घूमूंगा तो जो बॉल इधर, जो हवा इधर जा रही थी ना, वो भी कट के इधर आ जाएगी। सुनो ना, अरे यार समझे नहीं, जैसे कि मैं एक तो सीधा चलूं तो जो चीज इधर से जा रही है वो इधर से जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे घूम जाऊं तो जो चीज इधर से जाने वाली थी वो थोड़ी सी इधर हो जाएगी। तो जो बॉल इस तरीके से जा रही है, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आ जाएगा समझ में। ये बॉल जब ऐसे घूमेगी ना, इस तरीके से घूमती हुई जाएगी, तो ज्यादा हवा ना इस तरफ से जाएगी, इस तरफ से। अब यहाँ स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, और यहाँ पर स्पीड क्या है बोलो, कम, तो प्रेशर ज्यादा। तो बॉल के एक तरफ ज्यादा प्रेशर हो जाता है और एक तरफ, तो बॉल ऐसे लहर जाएगी हवा में। तो बैट्समैन को समझ नहीं आता, बॉल तो आ रही थी वहां पर, एकदम से टेढ़ी होगी बॉल, हवा में टेढ़ी होगी। रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग करके बोल देते हैं, इन स्विंग कर दी, आउट स्विंग कर दी। कुछ बॉलर्स के पास ही जादू होता है, जो क्या करते हैं, बॉल को ऐसे भी घुमा सकते हैं और बॉल को ऐसे भी घुमा सकते हैं। अब ये बॉलर्स को खेल पाना बैट्समैन के लिए बड़ा टफ है। क्यों भाई, क्योंकि वो बॉल को जब ऐसे घुमाएंगे तो किसी एक तरफ का प्रेशर इंक्रीज करेगा, किसी एक तरफ का घटेगा, बॉल लहरेगी। जब वो उसको ऐसे घुमाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगी, तो बैट्समैन रीड नहीं कर पाएगा कि एक बार तो बॉल बाहर जाने वाली, एक बार बॉल कहां जाने वाली है, अंदर। कंफ्यूज, समझ में आ रही बात। लेकिन जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो देख लेता है कि भैया बॉल घूमती हुई किस तरफ से आ रही है, उसकी नजरें बड़ी पैनी होती है। लेकिन ये लगभग काम 140 की स्पीड पे होता है, 140 की स्पीड बॉल के लिए बहुत ज्यादा होती है, देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मतलब आर्ट जो है ये बहुत अच्छे बैट्समैन के पास ही होगी। इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। तो बॉल का जो स्विंग होना है वो भी किसकी वजह से, बर्नौली। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बर्नौली कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। तो गाइस, ए क्लास, बर्नौलीज के लिए आप लोग क्या याद करके जा रहे हैं, दो बातें, अभी उठेगा कोई नहीं, 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि क्या दिमाग में सेट कर लीजिए उससे। बर्नौलीज प्रिंसिपल ने ये कहा कि जब भी एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके पास टोटल 3 एनर्जीज होती हैं। कौन कौन सी, एक प्रेशर एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का जो सम किसी एक जगह पर है, पानी कहीं भी चला जाए फ्लो करते हुए, इन तीनों का सम दूसरी जगह पर भी बोलो क्या रहेगा, सेम। ये नहीं कह रहा कि तीनों एनर्जी एक जैसी रहेंगी, कोई बढ़ जाएगी कोई घट जाएगी, लेकिन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। तो सब बच्चे याद करेंगे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जितनी पहले वाले सेक्शन पे है उतनी दूसरे पे है। ये थी बच्चों टोटल एनर्जी, ये थी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वही बात है, पर यूनिट वॉल्यूम का जितना तीनों का सम था उतना ही पर यूनिट वॉल्यूम का वो हमारा भी सम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल फ्लो के दौरान आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल में तो चेंज आना नहीं है, तो अगर काइनेटिक बढ़ा तो प्रेशर डेफिनेटली घटेगा। हॉरिजॉन्टल के दौरान आपको पता है पोटेंशियल तो बदलना नहीं है भाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है भैया, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा। इसका मतलब कहीं भी काइनेटिक बढ़ा तो प्रेशर को बोलो क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, अगर बर्नौलीज को वैलिड रखना है तो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जहां पर रफ्तार ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां पर रफ्तार कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। कभी डाउट लगे डैम वाले एग्जांपल को याद कर लेना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके जरिए मैंने तुम्हें कुछ वो समझाए हैं सिनेरियोस। एरोप्लेन्स की विंग्स ऐसी क्यों बनाई जाती हैं, समझ में आता होगा। पंछी ऐसा क्यों उड़ते हैं, समझ में आता होगा भाई। उसके बाद रूफ क्यों उड़ जाती हैं बहुत तेज हवा में, क्या करना चाहिए सिचुएशन में, वो आपको बता दिया गया है भाई। उसके बाद मुझे बताओ ट्रेन क्यों खींच लेती है आसपास के लोगों को, समझ में आ गया होगा बच्चों। स्प्रेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नहीं आया समझ में। इसके बाद हार्ट अटैक का कारण भैया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टू फास्ट मूविंग बोट्स क्यों एक दूसरे के नजदीक आए थे, ये भी समझ में आ गया होगा। और मेरे को लगता है जो मैग्नस इफेक्ट है, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या है ये, तो मैग्नस इफेक्ट अगर नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन लड़कों को जिनको क्रिकेट खेलने का शौक है ना, उनको पता लग जाएगा ये मैटर में क्या डिस्कस कर रहा हूँ।
क्लियर है कि नहीं? और जिन लड़कियों को भी नहीं है समझ लड़कियों को, क्योंकि बॉल जब घूमेगी तो किसी एक साइड पर वो हवा को ज्यादा काट देगी और किसी एक जगह पर कम, तो उसका वजह से प्रेशर का डिफरेंस बनेगा, बॉल हवा में ही लहर जाएगी। और हवा में बॉल को लहराना ये एक आर्ट होती है बॉलर की, और ये मतलब सबको नहीं आती, कुछ ही बॉलर्स को आती है, और वो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़े बॉलर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बर्नौलीज क्लियर है सब बच्चों को? एग्जाम्पल्स क्लियर है सारे के सारे? जा सकते हैं आप लोग।